हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव भास्कर और मैं एक डर्माटोलॉजिस्ट हूँ करनाल, हरियाणा में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्नी के बारे में, जिसको कॉमन भाषा में पिंपल्स भी कह देते हैं, मुहासे भी कह देते हैं। तो जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को। पहला है कि एक्नी क्या होती है, एक्नी कैसे हो सकती है, हाउ डज़ एक्नी गेट एग्रेवेटेड, ये बढ़ कैसे जाती है, हाउ एक्नी अपीयर्स, What should be done if one gets acne? How should we take care of acne? हमें कैसे ध्यान रखना है अपने मुहासों का, क्या क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास एक्नी को डील करने के लिए, एक्नी को ट्रीट करने के लिए। जो एक्नी के ब्लेमिशेस छूट जाते हैं, जो एक्नी के स्कार्स छूट जाते हैं, उसको हमें कैसे ठीक करना है। और क्या एक्नी बार बार हो सकती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड वाई शुड वी ट्रीट एक्नी, हम क्यों एक्नी को ठीक करें, क्या वजह है जिसकी वजह से हमें एक्नी को ट्रीट करना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। मैं एक डिस्क्लेमर इसमें देना चाहूँगा स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, दैट दिस ट्यूटोरियल इज़ ओनली फॉर जर्नल पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर सेल्फ मेडिकेशन। देयर इज़ नो लीगल लाइबिलिटी ऑफ डॉक्टर गौरव भास्कर और BSG हॉस्पिटल अराइजिंग आउट ऑफ एनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज to the patient subsequent to its use for self-treatment of the disease. Images are just for the depiction of the condition and are not to be used for any other purpose. So हम आते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर, जिसका हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, दैट व्हाट इज़ एक्नी, एक्नी क्या है। सो एक्नी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है स्किन की, जिसमें हमारे जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, पाइलोसिबेशियस यूनिट्स, उनकी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, जो अफेक्ट करते हैं हमारे चेहरे को। और बहुत हद तक कुछ लोगों के कंधों पे, अपर बैक वाले पोर्शन पे, अपर चेस्ट वाले पोर्शन पे भी हमें एक्नी देखने को मिलता है। हाउ डज़ वन गेट एक्नी, कैसे लोगों को एक्नी होती है, क्यों होती है एक्नी, इस सवाल का जवाब अब हम आपको देंगे। 4 मुख्य कारण बताए गए हैं एक्नी के होने के। सबसे पहला तो है एक्सेस ऑयल सिक्रीशन, जो सीबम होता है हमारा, जब वो ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू होता है तब एक्नी होता है। दूसरा कारण क्लॉग पोर्स, मतलब जब हमारे जो वो छिद्र हैं जहाँ से हमें सीबम रिलीज़ होना था, वो जब बंद हो जाते हैं। तीसरा एक कारण होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्निस, ये एक बैक्टीरिया है, जब इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है पाइलोसिबेशियस यूनिट्स के अंदर। और चौथा इन्फ्लेमेशन होना, मतलब जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स हैं उनके अंदर एक तरह का इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है। यही 4 मेन कारण हैं एक्नी के होने के। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये डिस्कस करेंगे कि हाउ डज़ एक्नी गेट्स एग्रेवेटेड, एक्नी बढ़ता कैसे है। तो एक्नी के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण तो जेनेटिक है। बहुत सारे लोग जेनेटिकली प्रोन हैं, जो टाइप ऑफ एक्नी उनको होगा, जो सिवेरिटी ऑफ एक्नी किसी पेशेंट को होगा, ये उनके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड कर सकता है। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स में अगर एक्नी हुआ है तो बच्चों में होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, प्री मेंस्ट्रुअल एग्रेवेशन होती है कुछ फीमेल्स के अंदर, और जब हम कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर लेते हैं जो ज़्यादा ऑयली हो या हमारे छिद्र जो हैं उनको बंद कर दे, क्लॉगिंग कर दे हमारे पोर्स की, तो उससे भी एक्नी हो सकता है। और सडन बाउट ऑफ एक्नी कई बार हमें देखने को मिलता है जब हम कभी कोई फेशियल्स करा लेते हैं या कोई ब्लीचिंग करा लेते हैं, कोई क्लीनअप करा लेते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने से हमें सडन बाउट ऑफ एक्नी भी हो सकता है। और क्या कारण है एक्नी के बढ़ने के, जिन फीमेल्स को ओवेरियन सिस्ट होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, उनको भी एक्नी एग्रेवेट करती है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एक्नी को बढ़ा सकती हैं, उनमें से स्टीरॉइड्स एक दवाई है, जो लगाएं तो भी एक्नी बढ़ सकती है और अगर उनको खाते हैं तो भी एक्नी बढ़ सकता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, TB की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे एक्नी बढ़ जाता है। कुछ ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं जैसे कि जिनसे दौरा पड़ सकता है, वो वाली दवाइयाँ जो दौरा पड़ने वाले पेशेंट्स को दी जाती हैं, उनसे भी एक्नी बढ़ जाता है, उनमें फिनोबार्बिटॉन है। एक्नी लाइक इरप्शंस भी देखने को मिलते हैं इन सब दवाइयों से। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर एज है जिसमें ज़्यादा एक्नी होती है। यस, एडोलेसेंस, किशोर अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलती है हमें एक्नी। और डाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इमोशनल स्ट्रेस और फिज़िकल स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्नी के बढ़ने का। जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है
जो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, जिनको स्लीप साइकिल प्रॉपर ना हो, उनको भी ये हमें देखने को मिलता है। हाउ डज़ एक्नी अपीयर? अगला सवाल ये उठता है कि एक्नी दिखेगा कैसे, अगर किसी को एक्नी है तो कैसा हो रहा है। तो एक्नी यूजली स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड मेनली अफेक्ट्स द टीन्स एंड द यंग एडल्ट्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और बोथ मेल्स एंड फीमेल्स को ये होता है। एक्नी के जो लीजन्स होते हैं वो फेस पे आते हैं, चेस्ट पे आते हैं, अपर बैक पे आते हैं, शोल्डर पे आते हैं, इवन स्कैल्प में भी हो सकते हैं, ईयर लोब्यूल्स में भी हो सकते हैं। तो जो इसके कॉमन लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, जिनको कॉमन भाषा में कहा जाता है, लाल कलर के रेड रेज्ड लीजन्स होंगे, पस फिल्ड लीजन्स होंगे, इसके साथ साथ वो पेनफुल हो सकते हैं। तो नोडुलोसिस्टिक वेरिएंट होता है एक एक्नी का, जिसमें हमें देखने को मिलता है बहुत ही मोटे मोटे सिस्टिक लीजन्स। ऐसा predominant type based on the predominant type of the lesions, the dermatologist grade acne as mild, moderate or severe. What should one do if he or she gets acne? Why should it be treated? Acne can be successfully treated at any point of time in the disease timeline. However, consulting a dermatologist early in the course of disease can also prevent post-acne scarring. तो एक्नी को सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है अगर हम एक अच्छे से डर्माटोलॉजिस्ट के साथ मिल के ट्रीटमेंट लेते हैं, और एक्नी के स्कार्स को भी, एक्नी की पिगमेंटेशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किसी को एक्नी की पिगमेंटेशन आ गई है, स्कार्स आ गए हैं, तो उसको भी दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। हाउ शुड वन टेक केयर ऑफ एक्नी प्रोन स्किन? अगर किसी की एक्नी ज़्यादा है तो उसको क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आई थिंक प्रिवेंटिव मेजर्स में ये बातें जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो अपने चेहरे को कम से कम 3 से 4 बार आपने वॉश करना है, और जो वॉश करना है वो सोप फ्री क्लिनजर्स यूज़ करने हैं, या फिर प्लेन वाटर से वॉश करें। अगर हम ज़्यादा सोप यूज़ करेंगे, ज़्यादा अल्कली वाले फेस वॉश यूज़ करेंगे, तो उससे ड्राइनेस बढ़ेगी, और ड्राइनेस के बढ़ने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। द स्कैल्प शुड बी क्लीन्स्ड 2 to 3 टाइम्स वीकली। हफ्ते में हर ऑल्टरनेट डे पे आपने अपने स्कैल्प को वॉश करना है, क्योंकि जो एक्सेस सीबम निकल रहा है उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड ऑल ग्रीजी कॉस्मेटिक्स। जितने भी ऑयली कॉस्मेटिक्स हैं, हमको अगर एक्नी प्रोन स्किन है तो उनको इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ पर्टिकुलर कॉस्मेटिक्स आते हैं मेडिकल ग्रेड के, ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको एक्नी है, वही कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करें। वो कॉस्मेटिक्स ऑयल नहीं बढ़ाएंगे, और जो ऑयल है रादर उसको कंट्रोल करने में भी मदद करेंगे। कोई पिंपल निकल आता है तो उसको तोड़ना नहीं है, उसको नोचना नहीं है। हम सोचते हैं कि उसको तोड़ लेंगे तो शायद जल्दी वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें स्कार बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और उसमें पिगमेंटेशन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं, ये बहुत बड़ा अगला सवाल है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, 2 तरह की ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं। एक तो वो जो लगाने वाली हो गई, जिसको हम टॉपिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और एक वो जो खाने वाली हो गई ट्रीटमेंट, जिसको हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट कहते हैं। तो लगाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मैं सभी दवाइयों के नाम तो यहाँ नहीं बता पाऊँगा आपको, बट कुछ हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, रेटिनॉइड्स, एजिलिक एसिड, क्लिंडामाइसिन जेल्स, ये बहुत सारे लगाने की ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। लेकिन हमें इररेलेवेंट और इरेशनल कॉम्बिनेशंस को यूज़ नहीं करना है। कहीं उनको लगाने के बाद हमें ड्राइनेस भी आ सकती है, इरिटेशन हो सकती है। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर दैट आप एक डर्माटोलॉजिस्ट की सलाह लें, उनसे कंसल्ट करें, और उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। जो इसकी खाने की दवाइयाँ हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, जिसमें कि इम्यूनोसाइक्लिन आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है। फिर रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है सीबम को रेगुलेट करने के लिए। उनसे काफ़ी हद तक स्किन को ठीक किया जा सकता है, ऑयल सिक्रेशन को कम किया जा सकता है, और एक्नी को ठीक किया जा सकता है। बट मैं अगेन यही चीज़ कहूँगा कि कोई भी दवा का सेवन अपनी मर्ज़ी से ना करें, किसी केमिस्ट से डायरेक्टली लेकर ना लें, बल्कि अपने डर्माटोलॉजिस्ट से, जो भी आपके नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट हों, उनसे कंसल्ट करें और उन्हीं से ही अपनी दवाइयाँ लें। कुछ प्रोसीजर्स भी हैं जो आजकल हैं अच्छे इस चीज़ को ठीक करने के लिए, एक्नी को ठीक करने के लिए, जिसमें केमिकल पील्स हैं, देन लेजर्स आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ द पेशेंट्स। ऑल्दो ये सब डिसाइड आपका डर्माटोलॉजिस्ट करेगा कि आपके लिए केमिकल पील करना अच्छा है या नहीं है। अगला सवाल जो आता है वो है, व्हाट शुड आई डू फॉर माई स्कार्स एंड ब्लेमिशेस? अगर किसी को निशान पड़ गए हैं, अगर गड्ढे आ गए हैं, अगर कालापन आ गया, तो उसको क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट स्कार्स। अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं,
स्टार्टिंग जैसे ही हमें एक्नी हो रहा है, हम डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेते हैं और एक सही ट्रीटमेंट लाइन शुरू कर देते हैं, तो वी कैन प्रिवेंट ऑल दोज कॉम्प्लिकेशंस, ऑल द स्कारिंग, ऑल द पिगमेंटेशन। केमिकल पील्स किया जा सकते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड पील्स हैं, रेटिनॉइड पील्स हैं, जो कि यूज़ कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल वे, जिससे हम अपने पिगमेंटेशन और स्कार्स को कम कर सकते हैं। लेज़र्स के द्वारा स्कार को कम किया जा सकता है, डर्मा रोलर्स के द्वारा स्कार्स को कम किया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिनसे स्कार्स और पिगमेंटेशन को कम किया जा सकता है। एक सवाल आई थिंक ये ज़रूरी है इसको डिस्कस करना कि क्या एक्नी बार बार हो सकता है, कैन एक्नी रेकर? जी हाँ, एक्नी जो है, एक्नी प्रोन स्किन वालों को बार बार हो सकता है और उनको प्रिवेंट तो ज़रूर करना पड़ेगा अपने एक्नी को। अगर वो प्रिवेंट करते हैं तो बहुत बढ़िया से कंट्रोल किया जा सकता है एक्नी को। और प्रिवेंशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डाइटरी हैबिट को मेंटेन करना है, थोड़ा सा स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, प्लस जो लगाने की कुछ क्रीम्स हैं, जो कुछ फेस वॉश होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रिकॉशंस के सारे तरीके बताए थे, प्रिवेंशन के सारे तरीके बताए हैं, उन सबको अगर करेंगे तो आपकी एक्नी को रेकर होने से रोका जा सकता है, उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। बट येस, एक्नी कैन रेकर। ऐसा नहीं है कि एक्नी को एक बार ठीक कर दिया तो अब 100% लाइफ में दोबारा एक्नी नहीं हो सकता है। ऑल्दो शायद उतना ज़्यादा ना हो जितना पहले था आपको, बट अगर होता है तो उसको प्रिवेंट करने के भी अगर आप मेथड्स यूज़ करेंगे तो प्रिवेंट किया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वाई शुड वी ट्रीट एक्नी? हम एक्नी को क्यों ट्रीट करें? अब एक्नी को देखिए इसलिए ट्रीट करना ज़रूरी है ताकि हमें लाइफ टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन को सामना ना करना पड़े। एक्नी ने अगर स्कार्स छोड़ दिए तो वो परमानेंट लाइफ में रहने वाले हैं। एक्नी की वजह से पिगमेंटेशन आना शुरू हो गया तो वो भी परमानेंट रहने वाला है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि एक्नी के स्कार्स नहीं छूटने चाहिए, एक्नी में पिगमेंटेशन नहीं छूटना चाहिए। तो हमें अर्ली इन द डिजीज़ वी शुड टेक द ट्रीटमेंट फ्रॉम अ प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट, एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें और रेगुलर बेसिस पे उस ट्रीटमेंट को करते जाएं। उससे अपने आप को ठीक रखें और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो फिर उसके बाद उनको ट्रीट करेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत पैसा भी लगेगा और शायद 100% उनको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट हम एक्नी को प्रिवेंट करें। अगर एक्नी हो गया है तो अर्ली इन द डिजीज़ हम उसका ट्रीटमेंट करें सो दैट वी कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस, वरना उसके इम्प्लीकेशंस लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। जो पिगमेंटेशन आ गया वो लाइफ लॉन्ग रह सकता है, जो स्कारिंग हो गई वो लाइफ लॉन्ग रह सकती है। तो और उससे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ेगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और कमेंट्स में अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी कमेंट्स के जवाब दे सकूँ तो मैं पर्सनल लेवल पे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो उन सभी सवाल के एक अलग वीडियो बना के उनका जवाब दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।